वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 21/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसे सरल करने पर कौन सी संख्या यानी कि कैसी संख्या प्राप्त होगी। क्या आपका संख्या जो प्राप्त होगा वह धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, या फिर परिभाषित नहीं होगा यानी कि कैसी संख्या ये हमें नहीं पता चलेगा, या फिर ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी कि निगेटिव आपका रैशनल नंबर होगा, या फिर ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, यानी कि ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव आपका रैशनल नंबर होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या पर जब इस तरीके से रहे a-b पर अलग अलग पावर दिया हो रहे और पावर आपका किस में रहे, इवेन में रहे यानी कि सम में रहे। किस में रहे, आपका इवेन यानी कि सम में रहे, तो आपका क्या हो जाता है, आपको फिर पता होना चाहिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि a² माइनस आपका क्या है, b² है। तो आप ये जो पूरा होगा वह संख्या क्या हो जाएगा, पूरा a - b से भी कटेगी और a + b से भी कटेगी। तो यहाँ पर भी क्या, उसी तरीके से यहाँ पर भी सम संख्याएं पावर है। तो ये जो पूरी संख्या होगी वो किससे कटेगी, 2 - 3 से भी कटेगी, या फिर आपका 2 + 3 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 2 - 3 से भी कटेगी, या फिर 2 + 3 से भी कटेगी, यानी कि -1 से भी कटेगी और 5 से भी ये पूरी संख्या कटेगी। फिर उसी तरीके से नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या है, बेस आपका यहाँ पर है और पावर क्या है, इवेन यानी कि सम भी है। तो ये पूरी संख्या 5 - 6 यानी कि -1 से भी ये पूरी संख्या नीचे वाली कटेगी, और 5 और 6 यानी कि 11 से भी पूरी संख्या ये नीचे वाली कटेगी। तो यहाँ पर जो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो अगर करेंगे तो 2 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/-1। तो ये आपका कितना आ जाता है, 1/1। या फिर इधर करेंगे तो क्या हो जाता है, 5/11 होता है। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ भी हमें पॉजिटिव, यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और यहाँ भी क्या है आपका 1/n यानी कि 1/1 है, वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे a/b फॉर्म में लिखा जा सके। तो ये दोनों संख्या जो यहाँ पर दोनों जो अलग अलग आंसर आया, दोनों में आपका क्या है, रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या होगी, पूरी संख्या का जब हल करेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आएगा, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से वह गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते कि कितने रुपये प्रति केजी जो है खरीदा गया था। यहाँ पर तो बोल दिया गया है कि 13 रुपये प्रति केजी बेचा गया, लेकिन कितने रुपये प्रति केजी उसे खरीदने पर पड़ा था वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 क्विंटल का जो है कितना पैसा लगता है, 1200 रुपया लगता है। तो आपका यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 किलो का रुपया निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 क्विंटल में आपका कितने केजी होते हैं, तो 100 केजी होते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 केजी। तो अगर टोटल 1200 रुपये 100 केजी का पैसा लगता है, अगर 1 क्विंटल खरीदने में 1200 रुपया लगता है, तो अगर हमें केजी में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 केजी जितना में खरीदा गया था। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 10,000 जो है क्या करता है, इस 200 जो क्विंटल आपका यहाँ पर क्या खरीदा गया, 200 क्विंटल जो गेहूँ खरीदा गया था उस पर 10,000 रुपये परिवहन पर भी खर्च आता है। तो ये भी आपका क्या होगा, क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो यहाँ पर से निकाल लेते कि प्रति केजी जो है कितना मूल्य लगता है उसे
परिवहन के तौर पर। तो क्या करेंगे, 10,000 को 2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 10,000 को 200 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा 50 रुपये, यानी कि 1 क्विंटल का कितना आ गया 50 रुपये, 1 क्विंटल का कितना आ गया 50 रुपये। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 केजी का चाहिए, तो 1 केजी का निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 0.5 रुपये प्रति केजी पर क्या लग जाता है, आपका पैसा लग जाता है परिवहन पर। तो टोटल जो आपका सीपी कितना आ गया यहाँ पर से 1 केजी गेहूं का जो कि खरीदा गया, कुल मिलाकर कितने रुपया उसका सीपी पर गया 12.5 रुपये, और बेचा कितने में जा रहा है 13 रुपये में। तो कितना अधिक में बेचा जा रहा है, 0.5 रुपीज़ अधिक में बेचा जा रहा है। और जो आपका तुलना हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो तुलना किससे करेंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है 12.5 है, और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक है चला जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, ये आपका 25 पचे 125, 25 चौक 100, 5 से 5 चला गया, तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया यहाँ पर से 4% यानी कि 4%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दोगुना समय में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या होगा। यानी कि बाइसिकल का स्पीड पूछा जा रहा है और जो जॉगर है उसका क्या पूछा जा रहा है, चाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि डी क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर डी जो है, डी ये भी दूरी है, इसकी भी दूरी है। तो यहाँ पर मान डी जो है बाइसिकल द्वारा इतनी दूरी जो है तय किया गया, कितनी दूरी, बाइसिकल द्वारा डी यहाँ पर दूरी तय किया गया। इससे आधी दूरी यानी कि डी का आधा दूरी कितना समय लगता है, इससे दोगुना समय लेता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है बाइसिकल जो है जितना ये डिस्टेंस अगर डी है, यहाँ पर डी के जगह मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बेहतर से बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर मान लें कि 4 किलोमीटर है, क्या मान लें कि बाइसिकल से जो दूरी जो तय करता है वो 4 किलोमीटर है, और कितने समय में तय करता है, 1 घंटा में अगर तय करता है, तो जॉगर जो है वो उससे आधी दूरी यानी कि 2 किलोमीटर, ये बाइसिकल 4 किलोमीटर था तो ये 2 किलोमीटर, इससे दोगुना समय लेता है। यानी कि ये 2 किलोमीटर जितना समय में तय करता है वो बाइसिकल द्वारा कुल दूरी का जितना समय उससे दोगुना समय लेता है। यानी कि बाइसिकल अगर 1 घंटा ले रहा था 4 किलोमीटर में, तो ये आधी दूरी इससे कितना दोगुना समय यानी कि 2 घंटा लेगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जॉगर जो है 2 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल हम लोगों ने क्या, यहाँ पर अगर दूरी अगर 4 किलोमीटर है, समय 1 घंटा, यानी कि इसकी चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा 4:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई क्या होगी। तो डायगोनल का लंबाई निकालना है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल का फार्मूला आपका क्या हो जाता है, डायगोनल का फार्मूला आपका हो जाता है √3 इंटू आपका क्या हो जाता है, साइड होता है। तो ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, डायगोनल जब भी आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो डायगोनल ही निकालने के लिए बोला जा रहा है तो क्या करेंगे √3 इंटू साइड यानी कि भुजा कितनी दी गई है 9√3 दिया गया, तो गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या, और फिर आगे दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या जो 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या है कि वृत्त है, क्या है कि वृत्त है, इसका जो है केंद्र यहाँ पर नाम नहीं दिया गया तो यहाँ पर हम लोग O ले लेते हैं, और बाहरी किसी बिंदु यहाँ पर क्या किया जाता है, P बिंदु से बिंदु A पर स्पर्श रेखा करती है। यानी कि इस वृत्त को जो स्पर्श करती है वो किस पर स्पर्श करती है, A पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पे फिर बोला गया कि AP की जो लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर से इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी दी गई, 8 सेंटीमीटर। और ये जो स्पर्श रेखा है और सेंटर पर से जब स्पर्श रेखा को मिलाता है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या कि OP की लंबाई क्या होगा, यानी कि इस केंद्र से और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो ये आपका क्या बन गया, AOP, एक तरीके से OAP आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये 15, ये 8 है, ये अगर 15, ये 8 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर होगा। मैंने काफ़ी बार आपको इस तरीके का ट्रिपलेट याद रखने के लिए बोला है, जैसे कि 8 और 15 रहे तो हाइपोटेनस आपका 17 होता है। तो ट्रिपलेट आप याद रखिएगा इस तरीके का। अगर आप नहीं याद है आपको तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके योग करके अंडर रूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित राशि यानी कि इन्वेस्टमेंट मनी कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फुल फ्लेज वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। वहाँ पर मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल का रेशियो से किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है वो मैंने वहाँ पर बताया। तो यहाँ पर भी मैं आपको रेशियो से ही बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का वहाँ पर मैंने बताया था उस वीडियो में कि 2 साल का जो अनुपात आपका क्या हो जाता है, 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4,000 का 10% निकालेंगे। 4,000 का 10% आपका कितना हो जाता है, तो 400 रुपये होता है। फिर क्या करेंगे, 400 का भी 10% निकालेंगे, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, 40 रुपया। क्या करेंगे, गुना कर देंगे फिर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 400 दूनी 800 प्लस 40 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 40। तो 800 प्लस 40 आपका कितना हो जाएगा, 840 रुपये। ये आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन ये जो फिर बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज जो 8% की दर से 3 वर्षों में जो प्राप्त होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। यानी कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा आपका 420 रुपया होगा, जो कि 420 रुपया किस पे प्राप्त हुआ, हमें साधारण ब्याज के तौर पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो आपका रुपये में आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना होगा कि कितने प्रतिशत ब्याज उन 3 सालों में साधारण ब्याज के रूप में मिल रहा था। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 साल में 8% ब्याज मिलता है, तो 3 सालों में कितना मिलेगा, तो 8 या 24% आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यहाँ पर 24% बराबर आपका क्या हो गया, 420 रुपया। और पूछा क्या जा रहा है, धनराशि पूछी जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले वाले वीडियो में भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन जो है खुद में कितना होता है, 100% होती है। कोई भी राशि जो है खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1% का यानी कि किसी भी तरीके से परसेंट का वैल्यू निकाल ले तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से काट लेते हो, तो 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, यानी कि 4% का वैल्यू कितना है, 70 रुपया। हमें 100% का चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 25 चौक 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175, यानी कि 1750 रुपये आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग है। यानी कि हमें क्या करना है, 200 ग्राम को 1 kg से तुलना करना है, लेकिन ये ग्राम में है तो kg को भी क्या करना होगा, ग्राम में। तो 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। हल करेंगे, काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम के रूप में गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो 2/11 को क्या बोला जा रहा है, -5/14 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कर दीजिए, -5/14 को क्या कर देंगे, -14/5 लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे, गुना करके आपसे आंसर पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका, -14 दूनी 28/11 पचे कितना हो जाएगा, 55। ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बालाजी ने अपने कुल निवेश के 1/7 को 4%, 1/2 को 5% और शेष को जो है 6% की दर से 1 वर्षों के लिए निवेश किया गया। उसे कुल जो है 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो कुल निवेशित राशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर
धनराशि खुद से जो है धनराशि एज्यूम कर लेते हैं। कैसे एज्यूम करेंगे, यहाँ पर जो आपका 7 यूनिट है 2 यूनिट है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 यूनिट। तो यहाँ पर से हम लोगों ने क्या कर लिया कि 14 यूनिट कुल धनराशि है। तो 14 यूनिट का 1/7 कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट को कितने प्रतिशत की दर से ब्याज पर लगाया गया, तो 4% की दर से। फिर जो अगली राशि है वो कुल राशि का 1/2। तो यहाँ पर कितना था कुल राशि 14 यूनिट, तो 14 का 1/2 कितना हो जाएगा 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट राशि को कितने प्रतिशत के ब्याज किससे लगाया गया 5% की दर से। फिर यहाँ पर 7 और 2 यूनिट हो गया, 14 यूनिट टोटल था, तो कितना बच गया 7 2 9, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5। इस 5 यूनिट धनराशि को कितने प्रतिशत के ब्याज से लगाया गया, तो 6% के ब्याज से लगाया गया। यहाँ पर आपका क्या बन गया, रेशियो में आपका क्या हो गया धनराशि आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा कि ओवरऑल पूरे धनराशि पर कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है, ये हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधी आपको यहाँ पर गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे वो योग करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस कितना हो जाएगा 7 5 35 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर से 6 5 30। और ये जो आपका टोटल रेशियो यूनिट में इसका योग है उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 2 9 5 14। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 35 और 8 43 और 30 आपका कितना हो जाएगा 73/14%। इतने प्रतिशत आपका क्या आ जाता है ओवरऑल ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। और रुपये के रूप में यानी कि पैसे के रूप में आपको कितना यहाँ पर रुपया प्राप्त हुआ है ब्याज के रूप में 730 रुपया प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 1% का वैल्यू। हल करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 10 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया आपका 14 × 10 करेंगे यानी कि 140 रुपया आ गया। तो मैंने अभी कुछ ही क्वेश्चन पहले बताया है कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है, क्योंकि यहाँ पर धन ही पूछी जा रही है। तो कोई भी मूलधन या फिर राशि 100% होती है। तो 1% का वैल्यू अगर 140 रुपया है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 14,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। इधर वैल्यू दिया गया और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। ये जो आपकी संख्या दी गई है इसे रेशनलाइज कर लेंगे। तो आपका रेशनलाइज करने का मैंने आसान तरीका बताया था कि ऊपर का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। अगर नीचे ये प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो माइनस ही ना दे देंगे। तो प्लस है तो माइनस यहाँ पर कर देते हैं। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ऊपर का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 1 4 4 माइनस कितना हो जाएगा 2√3। नीचे आपका कितना हो जाएगा 3 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। हल करेंगे यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा 2 - √3 आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या कर लिया रेशनलाइज कर लिया। फिर आपको पता होना चाहिए कि कंपेडेंडो डिविडेंडो में आपको बताया जाता है कि a/b आप क्या लिख सकते हो उसे a + b/a - b लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या है a + b/a - b इसी तरीके से, यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर इधर हम लोग जो है कंपेडेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो इधर भी आपका क्या लगेगा सेम चीज़, यहाँ पर भी इस साइड भी रूल आपका लगेगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया था वैल्यू 2 - √3/1। तो इधर भी क्या करेंगे इसी तरीके से हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से इसे तो पहले आपका क्या आ जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा यानी कि tan थीटा बराबर आपका इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा पहले ऊपर में प्लस होगा तो 2 - √3 + 1 भाई नीचे आपका कितना आ जाएगा 2 - √3 - 1। हल करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 3 3 - √3 यानी कि √3 कॉमन लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 1 - √3। नीचे आपका कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 यानी कि 1 माइनस यहाँ पर से आपका क्या आएगा √3 2 1 3 3 यहाँ पर सॉरी यहाँ पर √3 - 1 आएगा आपका √3 - 1 आपका आ जाएगा यहाँ पर से। और नीचे में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 गया जाएगा यानी कि 1 - √3 आएगा। तो यहाँ पर फिर आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर हमें सेम करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर निगेटिव ले ले तो ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -√3 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 - √3 और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 1 - √3 होगा। तो ये क्या हो गए कट गए। तो tan थीटा बराबर अब आपके क्या बच गए -√3 बच गए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या tan 90 का माइनस √3 होता नहीं होता।
tan 45 का होता है? नहीं होता, tan 300 डिग्री का होता है, क्योंकि tan आपका क्या हो जाता है 270 में चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपके माइनस cot 30 डिग्री हो जाता है। cot 30 का मान कितना होता है √3, तो माइनस √3 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आप चाहे तो इसे बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि बाई ऑप्शन भी बनाना आपका आसान होगा। मैं बता देता हूँ किस तरीके से बना सकते हैं। बाई ऑप्शन अगर बनाना हो तो पहले 90 पे चेक करेंगे, तो 90 पे साइन का मान क्या हो जाता है 1, कॉस का मान क्या हो जाता है 0, तो 1 + 0 तो 1, और नीचे भी 1 - 0 तो 1, 1/1 आपका 1 हो जाएगा, लेकिन जो कि RHS के बराबर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 45 में चेक करेंगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 45 में दोनों का मान सेम होता है 1/√2, 1/√2, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा 0, तो ये तो पूरा आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 45 डिग्री ये भी नहीं हो सकता। 300 डिग्री में जब चेक करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो चाहिए तो आपको इस तरीके से चेक डायरेक्ट बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 78 है, एचसीएफ 13 दिया गया, उनमें से एक संख्या 26 है, तो आपसे पूछी जा रही है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने फार्मूला बताया कि जब दो संख्या दिया हुआ रहे, एचसीएफ दिया हुआ रहे, एलसीएम या फिर कुछ भी पूछे, तो दोनों संख्याओं का गुणज बराबर क्या हो जाता है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहली संख्या कितनी दी गई यहाँ पर 26, दूसरी संख्या निकालनी है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 78 है और एचसीएफ कितना है 13, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 26 दिया आपका कितना हो जाता है 78, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 13 तिया 39, ये आपका मान आ गया दूसरी संख्या का। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट क्या है। तो सबसे पहले रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि रेट परसेंट निकालने के लिए अमाउंट बाय प्रिंसिपल करेंगे। अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना दिया गया आपका 1348.32 और मूलधन कितना दिया गया यहाँ पर 1200 दिया गया। हल करेंगे पॉइंट करेंगे तो 2 9 और नीचे आ जाएगा 12 से आपका 3 2 5 4 9 8 1 9 3, यानी कि आपका 12 से कटेगा ये, क्योंकि 3 से भी कट रही है ऊपर वाली संख्या, 4 से भी कट रही है, तो पूरी संख्या 12 से कटेगी। तो 12 से नीचे पहले कटेगा तो कितना आ जाएगा 10,000, ऊपर कटेगा तो आपका 1 1 2 12 दूनी 24 4 12 तिया 36 12 छक 72, हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नीचे ये 100 का स्क्वायर है, ये आपका मुझे लगता है 106 का स्क्वायर हो जाएगा। निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पर आपका 6 छक 36 और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 6 छक 36 और इधर आपका 11 110, यानी कि दो ये आपका आ जाएगा, यानी कि 100 कितना आ जाएगा 11,236, यानी कि 106 का ये आपका क्या है स्क्वायर है। तो ये आपका क्या बन रही है 106/100 का होल स्क्वायर यहाँ पर आपकी बन रही है, जो कि ये जो पावर होता है वो असल में क्या होता है समय के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष है तो सही है आपका 2 वर्ष आएगा। तो 100 यूनिट अगर कोई धनराशि थी तो कितनी हो गई 6 यूनिट हो गई, यानी कि 100% वाले कोई राशि पर 106 यूनिट क्या हो गई अमाउंट हो गई, यानी कि 106% मिश्र धन हो गया। तो कितना ब्याज लग गया 100 से 106 हो गई, यानी कि 6% का क्या लग रहा है हर एक साल ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि महेश और हरीश का व्यवसाय क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ जो है किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपका कौन कौन सा है महेश है और एक आपका कौन सा हरीश है। तो महेश का जो है धनराशि कितनी है 20,000 रुपये, महेश 20,000 रुपये, और यहाँ पर हरीश का जो है 2 बार क्या होता है अलग अलग धनराशि होती है। पहले तो वह क्या करता है निवेश करता है कितने का 30,000 रुपये का, लेकिन बाद में कितने महीने बाद 3 महीने बाद वो क्या कर देता है 5,000 निकाल लेता है, यानी कि बची हुई राशि उसके पास अब कितनी रह जाती होगी 3 महीने के बाद 30,000 में से 5,000 निकालेंगे, यानी कि 25,000। इन तीनों का क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर से काटेंगे तो आपका 5,000 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर से आ जाएगा 4 बार में, ये आपका 6 बार में, ये आपका 5 बार में आ जाएगा, यानी कि तीनों की राशियों का क्या आ गया अनुपात आ गया। तो यहाँ पर महेश जो है कितने समय के लिए यानी कि पूरे वर्ष के लिए लगाता है, तो कितने महीने के लिए लगाता है 12 महीने के लिए, और हरीश के जो है पहले वाला
जो धनराशि तो कितने महीने के लिए लगाई गई, 3 महीने के लिए, और बाकी जो बची हुई समय उस पे उसे जो है कितने धनराशि पर लगाया गया, तो 5 यूनिट के धनराशि पर। यानी कि 1 साल में तो 3 महीना यहाँ चला गया, तो बचा कितना समय, 9 महीना। यानी कि यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर से महेश को 12 चौक 48 यूनिट जो है धनराशि में से यानी कितना लाभ प्राप्त होता है, और हरीश को कितना प्राप्त होता होगा, 6×18 यहाँ पर से और 9×5 = 45 यहाँ पर से। तो 45 और 18 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, और 8×5 = 13 यानी कि 63 यूनिट प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 16×3 = 48 और यहाँ पर से 21×3 = 63 यानी कि 16:21 आपका क्या हो जाता है, उनके लाभ का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि P का वैल्यू दिया गया है, Q का वैल्यू दिया गया है, जहाँ A, B, M और विषम अभाज्य संख्याएं, तो P और Q का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दे दी गई, एक तो अभाज्य संख्या, दूसरी क्या है, विषम अभाज्य संख्या, यानी कि 2 आपका यहाँ पर नहीं काउंट होगा, क्योंकि 2 आपका क्या है, सम अभाज्य संख्या, बाकी 2 के अलावा सभी क्या होते हैं, सम अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो विषम अभाज्य संख्या बोल दी गई, यानी कि यहाँ पर जो A का वैल्यू है वो तो 2 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये दोनों क्या बोल दिए गए कि A और B क्या है, विषम अभाज्य संख्या, A और B क्या है, विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर A और B अगर विषम अभाज्य संख्या, तो दोनों अगर अभाज्य संख्या है तो दोनों का यानी कि दोनों संख्याओं में कोई भी फैक्टर समान नहीं होगी। तो अगर फैक्टर समान नहीं है तो ये दोनों क्या आएंगे, HCF में नहीं आएंगे। तो अगर हमें P और Q का HCF यानी कि महत्तम चाहिए, तो हमें क्या देखना होगा, कॉमन देखना होगा कि क्या कॉमन है। तो यहाँ यम है, यहाँ यम है, तो क्या करेंगे, यम लिख देंगे नीचे, इंटू 2 तो यहाँ पर है लेकिन 2 इसमें नहीं है, यानी कि नहीं होगा। R यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो R हो जाएगा, यानी कि PQ की जो है HCF यानी कि महत्तम कितना आ जाएगा, यम इंटू R। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो फ्रैक्शन में नंबर दिए गए यानी कि भिन्न में, तो उसका अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में उसे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका तो काफ़ी तरीका हो जाता है। एक तो आपका हो जाता है डेसिमल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि ये छोटी संख्या तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉस से करना सीख गए तो बड़े सा बड़ा फ्रैक्शन भी अगर दिया जाएगा तब आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको क्रॉस वाला समझा देता हूँ ताकि आप बड़ा प्रश्न आए तब आपसे आसानी से बन जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। हमें क्या चाहिए, बड़ी, यहाँ तो 5 है, यहाँ 6 है, तो बड़ा कौन है, ये, यानी कि ये छोटा, ये तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों में चेक करेंगे तो आपका क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। बड़ा कौन है इन दोनों में से, इन दोनों में से बड़ा ये है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, 3/7, 3/7 है सबसे बड़ा। बचा कौन सी, इन दोनों संख्या, इन दोनों संख्या में से बड़ा कौन थी, ये थी, तो 2/5, यानी कि इसके बाद कितना कौन सा आएगा, 2/5। सबसे छोटा कितना था, 1/3, यानी कि ये आपका क्या हो गया, इस रूप में व्यवस्थित हो गया। तो 3/7, 2/5, 1/3, ये आपका अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जो 2 शीर्ष 2, 4, 2, 6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजा बराबर है, उनमें से एक शीर्ष जो है यहाँ पर कितना दिया गया, 2 और 4 दिया गया। दूसरा शीर्ष जो है यहाँ पर से आपका कितना दिया गया, 2 और 6 दिया गया। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तीसरा शीर्ष पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, इसे A मान लेते, B मान लेते, C मान लेते। फिर आपको यहाँ पर जो एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट आपका हो जाता है x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते, ए बी निकाल लेते। क्या कर लेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो ए बी यहाँ पर से जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2, तो x1 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस आपका क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी कि 4 माइनस 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर से 2 में से 2 गया, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। 4 माइनस 6 करेंगे तो -2, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए बी सी यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं x और y मान लेते हैं इसके शीर्ष को। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर से आपका AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो AC की लंबाई यहाँ पर से आपकी हो जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हल करेंगे तो आपका यहाँ पर हल किस तरीके से करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, यानी कि BC बराबर भी क्या है, BC बराबर AC है। क्या है, BC बराबर AC है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा, दोनों ये आपका यहाँ पर कॉमन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो ये कट जाएगा आपका। तो बचेगा क्या, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बचेगा बराबर आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर बचेगा। हल करेंगे या स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 6 दूनी 12y बराबर आपका कितना हो जाएगा इधर y स्क्वायर प्लस 4 16 माइनस 4 दूनी 8y। हल करेंगे इधर भेजेंगे 12y को तो कितना हो जाएगा 4y बचेगा बराबर, क्योंकि y स्क्वायर तो कट जाएगा आपका यहाँ पर से, और 36 में से 16 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 20। तो y का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा 5, यानी कि y जो है वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू तो सभी जगह यहाँ पर 5 दिया गया, तो 5 तो यहाँ पर बोल नहीं सकते, तो x का वैल्यू अब हमें निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो y का वैल्यू आ गया तो किसी में हम लोग जो है पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो BC में पुट कर दीजिए या फिर AC में पुट कर दीजिए y का वैल्यू, और y जो है किसी में भी पुट करके इस 2 यूनिट के बराबर, क्योंकि भुजा की लंबाई कितनी है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो जब मान लीजिए AC में हम लोग पुट कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा √x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4, तो y कितना है 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से AC की लंबाई कितनी दी गई है 2, यानी कि 2 आ गया यहाँ पर से। इधर अंडर रूट हटाएंगे तो उधर होल स्क्वायर, यानी कि उधर स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 3 है। तो x का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, उधर भेजेंगे स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो अंडर√3 माइनस 2 है तो उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा +2, यानी कि x का वैल्यू √3 + 2 आ गया, और y का वैल्यू कितना है 5 है, तो 2 + √3 x का वैल्यू y, और y का मान कितना है 5 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि राम एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो आपको याद कराया जाता है ये क्वेश्चन कि 20 और 30 दिन जब दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिन आता है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाएगा। तो राम का यहाँ पर कितना दिया गया कि राम 20 दिन में कर सकता है, और कृष्णा जो है कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 को 30 से भाग करेंगे 2। समय निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया था, टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल काम करना कितना है 60 काम करना है, और दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से करेंगे 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से करेंगे। हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका समय, 5 से काटेंगे तो 12 दिन, यानी कि दोनों मिलकर काम को करने में 12 दिन का समय लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है tan थीटा, यहाँ पर है tan थीटा नहीं tan a बटा 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1/tan a लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका क्या गया 1 माइनस tan a प्लस यहाँ पर से कॉट ए को, सिर्फ यहाँ पर कॉट ए चेंज करना है हमें, तो कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan a। तो 1/tan a आपका कहाँ चला आएगा नीचे चला आएगा, यानी कि इस तरीके से tan a चला आया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में हम लोग 1 माइनस tan a कॉमन ले लेंगे। ये आपका इस तरीके से हो गया। ये आपका tan ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, यानी कि अगर एक और अन्य यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, और यहाँ पर एलसीएम
10a-1 होगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 जिस तरीके से था 10a इंटू 1 माइनस 10a रहेगा। तो आपका यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका था यहाँ पर 10a-1 है, यहाँ पर 1 माइनस 10a, तो अगर यहाँ पर से हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो ये आपका किस में बदल जाएगा, ये आपका फिर बदल जाएगा 10a-1 में। किस में बदल जाएगा, 10a-1 में बदल जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, बेस सेम कर लिया, यहाँ पर से 10a-1, यहाँ भी 10a-1। तो एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10a तो आपका हो गया, ऊपर से दोनों में क्या आ गया कॉमन, 10a-1 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, इसमें आपका क्या बच गया 10qa, क्योंकि 10a यहाँ पर आपका नहीं था तो क्या हो जाएगा 10qa माइनस कितना 1 है, तो यहाँ पर क्या है aq माइनस bq है। तो aq माइनस bq का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होता है। तो 10q-1 का क्यू नहीं है तो यहाँ पर क्यू रख सकते हैं, एक पर कितना भी पावर बैठा दिया जाए एक ही रहता है वो हमेशा। तो यहाँ पर 10q-1 क्यू है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 10a, यहाँ पर मैं बता देता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से आपका 10a-1 बाई ए इंटू में, ये तो आपका सिर्फ a माइनस बी आया, इंटू में आपका क्या होगा फिर इंटू 10 स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा ए बी यानी कि 10a इंटू 1 करेंगे तो 10a प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, नीचे आपका क्या रहेगा 10a इंटू 10a-1 रहेगा। तो ये दोनों आपका क्या आ गए, कट गए। फिर यहाँ पर से आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर a आपका सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर a प्लस 10a बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से 10a होगा। हल करेंगे, सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। 10a को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a लिखा जा सकता है। और यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो 10a बाई 10a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर से कॉस स्क्वायर a और कॉस a को कॉस स्क्वायर a से काटेंगे तो कितने बार में कॉस स्क्वायर a हट जाएगा यानी कि कॉस a सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से ये आपका यहाँ पर से ये चल रहा है आपका, मैंने पहले यहाँ तक बताया फिर यहाँ से आपका शुरू हुआ है। फिर यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर से 1 बाई कॉस ए इंटू आपका क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हल करेंगे ऊपर भेजेंगे तो 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, इंटू 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए के लिख सकते हैं। तो ये आपका इतना लंबा बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी के मुकाबले 2 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि ए जो है बी से 2 गुना तेजी से कार्य करता है, यानी कि ए की अगर बी की अगर कार्य क्षमता 1 है तो उससे 2 गुना 2 यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। तो ये आपका क्या है, उनके कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी का अनुपात है। तो हमें पहले क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए यानी कि करना कितना काम है। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। और हमें बाद में समय भी निकालना है तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं काफ़ी बार इस वीडियो में बता चुका हूँ, पहले वाले भी वीडियो में बताता रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो जाता है, समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी है 2 1 3 और समय कितना है 12, दोनों को गुना कर दिए, ये आपका टोटल वर्क हो गया। और इस काम को अब करेगा कौन, सिर्फ बी करेगा। तो अगर सिर्फ बी करेगा तो क्या करना है, समय निकालने टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो कुल काम तो 12 3 36 है, करेगा कौन, एक की कार्य क्षमता से बी करेगा। तो 1 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 3 36 दिन, यानी कि अगर बी अकेले काम करता है तो 36 दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी बिंदु सी पर समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ सी डी परपेंडिकुलर ए बी है और एंगल ए 55 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए सी डी का माप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ए बी इधर और सी पर क्योंकि समकोण बोला जा रहा है तो सी यहाँ पर, तो सी यहाँ पर आपका समकोण हो गया। फिर क्या बोला गया कि सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है सी डी है।
और एंगल ए यहाँ पर कितना दिया गया 55 डिग्री है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है ए सी डी, यानी कि ये एंगल पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या पूछे जा रहे हैं ए सी डी पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फिगर पता बनाना था, आपसे पता चल जाता है कि क्या डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो इधर भी आपका क्या होगा 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 ये 55, ए सी डी आपका क्या है ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 9 5 14 यानी कि 145 डिग्री। तो 180 माइनस 145 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 35 डिग्री, यानी कि ए सी डी एंगल कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ए बी प्लस सी ए बी माइनस सी और माइनस ए और सी है, यानी कि तीनों शीर्ष यहाँ पर दिए गए और आपसे एरिया पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से जब शीर्ष दिया हुआ है और आपसे एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है हाफ इंटू यहाँ पर मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस क्या हो जाता है आपका प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। हल करेंगे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हाफ क्या हो जाएगा x1 आपका कितना है ए है, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये x1 आपका ये हो गया, y2 और y3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से y2 आपका यहाँ पर है b माइनस सी और y3 आपका c है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस सी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस सी प्लस x2 आपका कितना है a है, y3 आपका कितना है c है, y1 कितना है माइनस है और y1 आपका कितना है आपका यहाँ पर b प्लस सी है, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी हो जाएगा प्लस x3 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से x3 आपका यहाँ पर माइनस a है इंटू आपका क्या हो जाएगा y1 यानी कि b प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा y2 यानी कि y2 क्या है b माइनस सी, तो माइनस b प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से माइनस सी प्लस सी कट गया, यहाँ पर से आपका माइनस बी प्लस बी कट गया, तो आपका क्या बच जाएगा अंदर में आपके यहाँ पर क्या बच गया माइनस बी है तो क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो ए बी माइनस सी माइनस 2c तो क्या हो जाएगा माइनस 2ac गुना कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस ए बी, फिर अंदर यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस ए सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2ac होगा, क्योंकि यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है माइनस 2ac होगा। तो अब आपका यहाँ पर क्या आ गया प्लस ए बी है माइनस ए बी है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके कट गए। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बाहर, यहाँ पर माइनस 4ac होगा, लेकिन मॉड के बाहर जो आएगा वो आपका क्या रहता है माइनस में रहे या फिर पॉजिटिव में रहे, वो हमेशा बाहर में पॉजिटिव में ही आता है। तो माइनस 4ac बाहर आएंगे तो 4ac आपका हो जाएगा पॉजिटिव में। हल करेंगे 2 से 4 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2ac। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 72 के कितने 1/3 है। क्या कर देंगे 72 को 1/3 से डिवाइड कर देंगे, आपका निकल जाएगा कि 72 में कितने 1/3 है। तो हल करेंगे कितना आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 2/3 6 7/3 21, यानी कि 72 में 200 कुल 216 1/3 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि √1350 का मिश्रित कर्णीय रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं, इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना आता तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि 1350 है, यहाँ पर क्या करेंगे 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 नमा 135 90, 15 छक आपका कितना हो जाता है 90, 2 बार 15 है तो ये क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1 बार 6 है तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो 199 भी आपका अभाज्य संख्या, 191 भी आपका अभाज्य संख्या, 197 भी आपकी अभाज्य संख्या, 193 भी अभाज्य संख्या। तो इन सब में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 200 से सबसे बड़ी है, 200 से कम में सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी इनमें से कौन दिख रही है 199, तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी सभी ऑप्शन जब आप देखेंगे तो सभी अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 200 से कम थोड़ा है, जो कि 199 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका गुणनखंड यानी कि किसका गुणनखंड जो इतने के बराबर है। तो या आप चाहे तो इसे तो आप ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं, यानी कि आप इसे मतलब बना सकते हैं आप यहाँ पर से ट्रिपलेट से। तो यहाँ पर चाहे भी तो आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन से भी गुणा करके बना सकते हैं। तो जब देखेंगे यहाँ पर क्या आना चाहिए, +24y² आना चाहिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 या 24 -24y² हो जाएगा, लेकिन क्या चाहिए प्लस में, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर चेक करेंगे तो 8 या 24 -24y², यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर प्लस चाहिए, नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे 8 या 24y² प्लस में है, यानी कि हो सकता है। यहाँ भी देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 या 24y² हो सकता है, ये आपका हो सकता है। लेकिन जब 11xy मिलाएंगे तो जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, इधर से आपका 8xy, इधर से आपका 3xy, यानी कि 8 और 3 11 -11xy आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर +11xy है, यानी कि ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 7 पूर्णांक 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश 70 + x हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा, 963 और 8 71 आ गया। 71 बटा कितना है, 9 है। तो इसे तोड़ कर क्या लिख सकते हैं, अंश को 70 + 1 लिख सकते हैं। सिर्फ अंश में हमें हर से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंश बोल दिया गया। तो 71 को क्या लिख सकते हैं, 70 + 1, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 70 + x। तो 70 यहाँ तो बराबर हो गया, लेकिन x का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से हो जाएगा 7/5। कितना हो जाएगा, 7/5, यानी कि 5 यूनिट की कोई राशि पर जो पहले थी अब उस पर 60 यूनिट का सिर्फ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चला कि पहले अगर साइकिल का दाम 5 यूनिट था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 7 और 5 12 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 7 5 12 यूनिट हो गया। लेकिन क्या बोला गया कि प्रत्येक साइकिल में क्या कर दिया गया, उसे 50% घटा दिया गया उसका दाम। यानी कि अगर उसे 5 का खरीदा था, उसने 12 यूनिट में बेच रहा है, लेकिन अब बोला कि 12 यूनिट में ना बेचकर 50% घटाकर यानी कि आधा दाम कर देगा। यानी कि पहले अगर 12 में बेच रहा था तो अब कितने में बेचेगा, 6 यूनिट में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 6 यूनिट में बेचेगा। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि नया लाभ कितना होगा। तो 5 यूनिट का तो अभी भी आपका 5 यूनिट का ही सामान है, लेकिन कितने में बेचा जा रहा है, 6 यूनिट में बेचा जा रहा है। 5 का सामान 6 यूनिट में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। कितने पर, 5 यूनिट पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 100 काटेंगे, 20 बार में चला जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसके अंडर रूट का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा आपका 5 3 8 1 कितना होता है, 9 इंटू 7 5 12 3 15 1 कितना होता है, 16 इंटू 9 7 16 5 21 3 24 है, 1 आपका कितना होता है, 25 होता है। अब क्या करेंगे, सभी को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। 9 बाहर आएगा 3, 16 बाहर आएगा 4, 25 बाहर आएगा 5, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 3 60, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर जो है संख्याएं दी गई है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा के +2 और -2 के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इनका औसत निकालना होगा, तभी तो पता कर पाएंगे कि किनका जो है +2 -2 लगभग औसत के है। तो देख लेंगे यहाँ पर आपका कितना आएगा, 23 और 2 25 15 40, 40 और इधर 19 जोड़ेंगे तो 40 40 40 आपका कितना हो गया, 80 80 और इधर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50। तो 8 5 13 130 और 38 कितना हो जाएगा, 168। टोटल कितनी संख्या है, 3 3 3 3 6 2 8 है। डिवाइड करेंगे तो आपका औसत कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 8 1, यानी कि 21 क्या है आपका औसत है। तो 21 से +2 -2 हमें देखना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिसका +2 और -2 है। यानी कि 21 से 2 कम भी हो सकता है, 2 प्लस भी हो सकता है, या फिर 21 या फिर लगभग में रह सकता है आगे पीछे। तो यहाँ पर 23 में क्या है, +2 है, यानी कि 23 आपका क्या है, 21 से +2 है।
2 तो नहीं है, ये तो बहुत आपका कम है। 15 भी आपका बहुत कम है। 38 बहुत ज़्यादा। 21 आपका यहाँ पर +2 -2 या फिर बीच में आ रहा है तो 21 आपका हो जाएगा यहाँ पर से। 19 आपका क्या है -2 है, यानी कि आपका 19 भी हो जाएगा। 24 आपका ज़्यादा है, 26 आपका ज़्यादा, ये हिसाब नहीं हो। कितनी संख्याएं होगी? 3 संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या है, बॉयज गर्ल्स दोनों का अनुपात कितना दिया गया? 3:2। लड़के जो है कितने प्रतिशत यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति मिलती है? 20%। और कहीं भी जो है किसी भी चीज़ की संख्या वो खुद में कितनी होती है? 100%। यानी कि 100% क्या थे? कुल लड़के थे, उनमें से 20% छात्रवृत्ति मिली तो कितने को नहीं मिली? कुल लड़कों का 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। उसी तरीके से लड़कियां भी जो है खुद में 100% होती है, तो 100 में से 25% को मिला तो कितने को नहीं मिला? 75% को नहीं मिला। क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ पर डेविएशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 75% प्लस हम लोगों ने मान लिया कि 75% है। यहाँ पर कितना अधिक है? 75 से ये 80 कितना अधिक है? 5 अधिक है। 5 से क्या कर देंगे? 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और यहाँ पे तो आपका कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है तो 0 आएगा, तो 0 को 2 से गुना करेगा तो 0 ही आएगा। इसे क्या करेंगे? ये जो 15 आया 3 आ 2 5 के योग से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 कितना आ गया? 75 + 3, यानी कि ओवरऑल कितना पास, यानी कि कितना छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? तो 75 और 3 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ग्राफ के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर है, यानी कि जो भी उत्पाद यहाँ पर किया गया उनका मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादन संख्याएं दी गई है। और डिफेक्टिव यूनिट यानी कि उनमें से कितना खराब आज आपका उत्पादन होता है, कितनी संख्या में, उनका यहाँ पर संख्याएं दी गई है। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाई का प्रतिशत सबसे कम है, यानी कि किसमें जो है कुल उत्पादन के सबसे कम प्रतिशत का जो है उसमें क्या पाया गया है? त्रुटि पाया गया। तो पहले जो यहाँ पर 5 प्रोडक्ट है, ऑप्शन में 4 प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? आर नहीं है, तो आर को चेक ही नहीं करेंगे। बाकी जो है यहाँ पर क्या करेंगे? चेक करने का आसान तरीका क्या होगा? चेक यहाँ पर जो आपको पूरा परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप निकालते रह जाएंगे, आपका काफ़ी मुश्किल होगा निकालने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे जिसका अंतर सबसे कम दिखेगा, यानी कि जिसका अंतर सबसे अधिक दिखेगा, जिसका अंतर, यानी कि ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका अंतर यहाँ पर कम आए तो आपका क्या आ जाएगा? प्रतिशत अधिक आ जाएगा। या फिर अगर हम तुलना करें बेस के आधार पर, क्योंकि बेस जो आपका बनेगा, जो टोटल जो मैन्युफैक्चर किया गया था उसके आधार पर बेस बनेगा। तो अगर बेस कम रहेगा और डिफेक्टिव ज़्यादा रहेगा तो उस हिसाब से परसेंट आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना क्या कि किसका सबसे कम है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 408 को 720 से तुलना करना है, और ये तो आपको तुलना ही नहीं करना है। यहाँ पर 404 को किससे तुलना करना? 800 से। 402 को 760 से, और 402 को 750 से तुलना करना। ये तो 408 है तो आपका परसेंट ये काफ़ी ज़्यादा ही आएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कम तो आपका यहाँ पर है 402 है। 402 को जो है तुलना किससे करना है? 760 से तुलना करना है। तो 760 से, ये आपका क्या है? 750 से। तो अगर बड़ा से तुलना करेंगे तो परसेंट कम आएगा, ये अगर छोटा है तो परसेंट ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है? 404 को 800 से तुलना करना है, 402 को 760 से तुलना करना है। तो परसेंटेज किस में सबसे कम आएगा? परसेंट इसमें आपका सबसे कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे क्या है? आधार बड़ा है, किससे तुलना में? त्रुटि के तुलना में। तो आपका यहाँ पर आई ही सबसे कम त्रुटि प्रतिशत आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप परसेंट से निकालना चाहे तो परसेंट से निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो आपका काफ़ी समय लेगा। तो इस तरीके से अनुमान लगा के ही इस तरीके का ग्राफ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ पर क्या दिए गए? ये आपका अलग दूसरा ग्राफ है। यहाँ पर ग्रुप के नाम दिए गए, नंबर ऑफ मेल दिए गए हैं और नंबर ऑफ फीमेल, यानी कि मेल की संख्याएँ दी गई है और फीमेल की संख्याएं दी गई, यानी कि इधर पुरुष है इधर महिलाएं। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि दिए गए समूह में से किस समूह में महिला और पुरुषों का अनुपात उच्चतम था, यानी कि जिसका अगर डिफरेंस सबसे कम हो, जिसका अगर डिफरेंस सबसे कम होगा उसी का अनुपात सबसे अधिक होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जिसका जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल है, नंबर ऑफ मेल और जो फीमेल है, अगर उनकी संख्या में अंतर सबसे कम है तो उन्हीं का अनुपात सबसे बड़ा होगा।
तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तो 5 ग्रुप का नाम है, यहाँ पर ऑप्शन में तो 4 है, तो आपका कौन सा नहीं है ग्रुप में, आपका यम नहीं है, तो यम का हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। बाकी 4 को चेक करेंगे। यहाँ पर आपका कितना है, 950 है और 414, अंतर कितना आपका यहाँ पर आ जाता है, अंतर यहाँ पर जब आप देखेंगे, अंतर यहाँ पर 950 है, ये काफ़ी आ जाएगा। यहाँ पर उससे तुलना में तो यहाँ पर 650 है, यहाँ पर 414, उससे तो आपका तुलना में यहाँ पर अंतर कम आएगा, यानी कि ये भी आपका छट गया। यहाँ पर 720 है, 408 है, यहाँ पर से तो आपका ये अधिक ही अंतर आएगा, यानी कि ये भी छट गया। और यहाँ पर 740 है, 405 है, यहाँ भी आपका क्या आएगा, अंतर बढ़ा आएगा, ये भी छट गया। आपका कौन सा सबसे अंतर कम आ रहा है, यहाँ पर 650 और 414 का, यानी कि आपका बी बिल्कुल समूह सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।